मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज उच्च न्यायालय पर चर्चा करें। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। संसद कानून बना करके एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है अथवा किसी उच्च न्यायालय के अधीन किसी संघ शासित प्रदेश को भी संलग्न कर सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित प्रकरणों को भी उच्च न्यायालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय देखता है। मतलब इस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है। संसद इसके बारे में कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो जिस प्रकार से राज्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की स्थापना की गई है, ठीक इसी प्रकार से राज्यों में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है और ये तीनों अंग मिलकर के एक कानून बनाता है, दूसरा कानून को क्रियान्वित करता है और तीसरा कानूनों की व्याख्या करता है, संविधान की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करता है। इस प्रकार से तीनों अंग अपना अपना काम करते हुए शासन संचालन का कार्य राज्य स्तर पर पूरा करते हैं। वो उन कर्तव्यों का संपादन करते हैं जो कार्य संविधान ने निर्धारित किए हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति संसद कानून बना करके तय करती है। जितना अधिक वर्कलोड होगा उसी आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या नियत की जाती है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय की शाखाएं एक से अधिक हो सकती हैं। जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शाखाएं ग्वालियर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है, इंदौर उसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से एक उच्च न्यायालय की शाखाएं अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो रायपुर में उच्च न्यायालय की एक शाखा मतलब उसकी बेंच स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास हुआ था, आंदोलन भी हुए थे और लगभग सहमति बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाने के बाद ये बात फिर खत्म हो गई। तो इस प्रकार से कार्य यदि बहुत ज्यादा है या राज्य बहुत बड़ा है तो उसकी शाखाएं अलग अलग शहरों में स्थापित की जा सकती हैं। इन शाखाओं को बेंच कहते हैं। नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर एकदम से नियुक्त नहीं कर देता। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम से परामर्श लेकर राष्ट्रपति को संस्तुति भेजता, अनुशंसा भेजता है। और जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है तो उस राज्य के राज्यपाल से भी राष्ट्रपति परामर्श लेता है। यहां पर यह बात ध्यान देने लायक है कि यह परामर्श केवल दिखाने के लिए नहीं होता, अपितु यह परामर्श प्रभावशील होता है, प्रभावकारी होता है। केवल बोल दिया कि हाँ परामर्श ले लिया, ऐसा नहीं। परामर्श प्रभावकारी होना चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कॉलेजियम की संस्तुति, इसके अलावा राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेकर के नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया तो जिसको भी प्रभारी बनाना हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति उस राज्य में प्रभारी मुख्य न्यायाधीश या कार्यभार उसको सौंपने का निश्चय करता है। और जहां तक अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रश्न है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कॉलेजियम, इसमें 2 या 4 न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश, इनसे परामर्श लेकर के उस राज्य के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से भी परामर्श लेता है और तब जाकर के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, 3 योग्यताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा वह किसी निम्न न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो, और तीसरा है अथवा वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। इसके बाद शपथ। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। यदि राज्यपाल चाहे तो वह किसी अन्य न्यायाधीश को या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। यदि किसी उच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और उस राज्य के अन्य न्यायाधीशों की संख्या उतनी पर्याप्त न हो, तो उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि बहुत ज्यादा कार्यभार बढ़ गया है, इसलिए राष्ट्रपति फिर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी पद पर कुछ समय के लिए काम देने के लिए, मतलब कि निर्णय लेने के, सुनवाई करने के लिए नियुक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके बाद इनकी अवधि 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में यह अवधि 65 वर्ष है। 62 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदच्युति। जो पदच्युति की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, बिल्कुल वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है। मतलब सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद में उस न्यायाधीश के विरुद्ध अभियोग चलता है और अभियोग पर एक सदन पहले विचार करेगा। विचार करके कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पदच्युति प्रस्ताव पारित करेगा। तब दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। दूसरे सदन में जब उस पर सुनवाई होगी, जब विचार करेगा दूसरा सदन, तो उस समय संबंधित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना बचाव करने के लिए उपस्थित हो सकता है या अपने वकील के माध्यम से वहां पर उपस्थित हो सकता है। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, इन सभी आरोप उसको सुनाए जाएंगे और वह एक एक करके अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का जवाब देगा और उसके बाद फिर मतदान होगा। मतदान में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव के आधार पर आदेश जारी कर देता है, तब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदच्युत माना जाता है। इसमें एक शर्त और है कि यह पदच्युति का प्रस्ताव संसद में एक ही सत्र में प्रस्तावित और पारित होना चाहिए। 2 सत्र में नहीं होगा, एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। पेश भी होगा, पारित भी होगा। इसके बाद स्थानांतरण की चर्चा करते हैं। स्थानांतरण के लिए व्यवस्था यह की गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर के, प्रभावकारी परामर्श लेकर के राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजेगा कि इन न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया जाए। और जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है, तो वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से जहां पर वह न्यायाधीश काम कर रहा है, उस मुख्य न्यायाधीश से और जिस राज्य में स्थानांतरण किया जाना है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा। तो देखिए परामर्श की प्रक्रिया कितनी लंबी चौड़ी होती जा रही है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से स्थानांतरण नहीं कर सकता,
वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसा स्थानांतरण करने के पहले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेगा, प्रभावकारी परामर्श। इसके बाद जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश पदस्थ है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा और फिर जिस उच्च न्यायालय में उस न्यायाधीश को स्थानांतरण किया जाना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा और तब जाकर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो सकता है। जब शुरू में ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात हो रही थी, लगभग आप समझिए कि 1978-80 के आसपास, तो ऐसा पहली बार था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण शुरू हुआ था। 78-80 के आसपास की बात है। तो उस समय यह बात हो रही थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का यदि स्थानांतरण किया जाता है तो उस न्यायाधीश से भी पूछा जाना चाहिए कि हम आपका स्थानांतरण कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जबकि उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश ने जिसका स्थानांतरण हुआ था, उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर किया और कहा कि मुझसे सहमति नहीं ली गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप में यह निर्णय दिया कि यदि स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीश से भी पूछा जाएगा कि उससे सहमति ली जाएगी, तो फिर स्थानांतरण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जिस न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना है, उससे सहमति लेने या पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब देखें क्षेत्राधिकार के बारे में। जैसा क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का हमने अध्ययन किया था, सबसे पहले है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। मतलब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में पेश किए जाएंगे और इनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जाएगा। वे अंतिम रूप में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति या संघ या संस्था उच्च न्यायालय की अवमानना करता है, तो उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही कर सकता है, अदालत की अवमानना की कार्यवाही, और संबंधित को दंडित कर सकता है। यह अभिलेख न्यायालय हुआ। दूसरी चीज, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे कौन से मामले हैं जिन मामलों पर याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार से संबंधित कोई याचिका हो तो उच्च न्यायालय में सीधे प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरा है निर्वाचन से संबंधित, विशेषकर विधानसभा विधान परिषद से संबंधित जो भी निर्वाचन आदि मामले आते हैं, ऐसे या स्थानीय संस्थाओं के लिए भी निर्वाचन के लिए जो भी मामले आते हैं, ऐसे निर्वाचन के संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या, कानून अथवा संविधान की व्याख्या करने के लिए की याचिकाएं भी उच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। राज्यों में जो अधीनस्थ न्यायालय है, विशेष करके जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ऐसे न्यायालय या अन्य न्यायालय, उन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध यहां पर अपील की जा सकती है। मृत्युदंड के प्रत्येक मामले में यहां पर अपील की जा सकती है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में भी मृत्युदंड के प्रत्येक मामले में अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों में अपील उच्च न्यायालय तब सुनता है जब उसमें कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, तब वह अपील सुनता है। तीसरा है निरीक्षण और नियंत्रण। यह महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय राज्य में जो स्थित होता है वह अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करता है, नियंत्रण करता है। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये बार बार जिला और सत्र न्यायालय आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जिला और सत्र न्यायालय क्या होता है? प्रत्येक जिले में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसे जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कहते हैं। ये जिला और सत्र न्यायालय का मतलब क्या होता है? जब
जिले का सबसे बड़ा न्यायालय जो जिला न्यायालय कहलाता है, जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायालय कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब जिला न्यायालय किसी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायालय कहते हैं। और जब वही न्यायालय, वही न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तो उसे सत्र न्यायालय कहते हैं। ये सत्र न्यायालय क्यों कहते हैं? इसलिए जैसे दीवानी मामले, फौजदारी मामले, जब कोई दीवानी मामले की सुनवाई जिला न्यायालय करता है तो उसकी सुनवाई एक बार कर लेने के बाद अगली सुनवाई की डेट, तारीख महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद का दे देता है। मतलब कि एक दिन की सुनवाई के बाद 4 महीने के बाद दूसरी सुनवाई होगी। ठीक। लेकिन जब सत्र न्यायालय किसी फौजदारी, जब वही न्यायालय सत्र न्यायालय के रूप में बैठता है फौजदारी मुकदमे की सुनवाई करने के लिए, तो किसी एक मामलों की जब वह सुनवाई करता है तो लगातार एक दिन, लगातार 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, महीना भर तक एक ही मामले की सुनवाई करते रहता है, भले 1-1 घंटा क्यों ना हो, तो उसको सत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फौजदारी मामले की सुनवाई जिला न्यायालय ने 30 दिन लगातार किया, कभी आधा घंटा किया, कभी 2 घंटा किया, कभी 15 मिनट किया, तो वो पूरा जो 30 दिन का समय जो उसने सुनवाई किया उसको सत्र कहते हैं। और 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर अगला डेट दे देंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद का। तो यह जो पीरियड लगातार सुनवाई का है उसको सत्र कहते हैं। तो इसीलिए जिला और सत्र न्यायालय एक ही होता है, उसमें न्यायाधीश एक ही होता है, अतिरिक्त न्यायाधीश और होते हैं, सहायक न्यायाधीश और होते हैं, मुखिया तो एक ही होगा। तो वही जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाता है। और वही जिले स्तर पर जो न्यायालय होता है उसका सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है वह। तो जिला और सत्र न्यायालय है। इसके बाद तो निरीक्षण नियंत्रण उच्च न्यायालय के द्वारा सभी प्रकार की नियमावलियां और नियम कि जिला न्यायालय का कार्य, सत्र न्यायालय का कार्य किस प्रकार से चले, इन सभी के बारे में नियम निर्धारण करने का काम उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मूल अधिकारों के विषय में लेख जारी करना एक महत्वपूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करता है। ये 5 प्रकार के लेख हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। लेकिन उच्च न्यायालय को लेख जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वो कैसे? सर्वोच्च न्यायालय केवल 5 प्रकार के लेख जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ठीक। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए भी, अन्य प्रयोजन शब्द है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजनों के लिए लेख जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, केवल उच्च न्यायालय को है। तो यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ये लेख जारी करने की बात हुई। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी याचिकाकर्ता लेख जारी करने के लिए अधिकार का दावा नहीं कर सकता। वह उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि मेरे पक्ष में लेख जारी करने की कृपा करें। लेख जारी करवाना व्यक्ति का अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। लेख जारी करे, इसके लिए आदेश निर्देश जारी करे। ये महत्वपूर्ण है। इन सभी लेखों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के अध्याय में चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े आप वहां तक देख सकते हैं। और इसके बाद जनहित याचिका, ये आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विषय बनकर रह गया है
जनहित याचिकाएं, उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जनहित याचिकाएं स्वीकार करे। यदि कोई व्यक्ति साधनहीन है, वह उच्च न्यायालय नहीं आ सकता, तो उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति जनहित याचिका पेश कर सकता है। एक दूसरी चीज, यदि कोई समूह है, संघ है, या यदि कोई ऐसा वर्ग है जो उच्च न्यायालय आने में सक्षम नहीं है, तो उसकी ओर से भी कोई व्यक्ति जनहित याचिका पेश कर सकता है। यदि समाचार पत्र में कोई पत्र प्रकाशित हुआ, कोई समाचार पत्र में कोई समाचार प्रकाशित हुआ, उस समाचार के आधार पर भी उच्च न्यायालय संज्ञान ले सकता है अपनी ओर से। किसी की याचिका पेश करने की आवश्यकता नहीं। या उच्च न्यायालय को कोई व्यक्ति एक साधारण सा पत्र लिख करके अपनी व्यथा कहता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय नहीं आ सकता, तो वह उच्च न्यायालय के नाम पर या न्यायाधीश के नाम पर एक पत्र लिख करके भी यदि अनुरोध करता है, तो उस पत्र के आधार पर भी उच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के आवश्यक निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय को राज्यों में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त हैं। एक बात और उल्लेखनीय यह है कि जब राज्यों में संवैधानिक संकट की घोषणा होती है, तो संवैधानिक संकट की घोषणा में मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, विधानसभा स्थगित हो जाती है, राज्यपाल शक्ति संपन्न हो जाता है, वह राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करके राज्य के शासन का संचालन करता है, लेकिन वह उच्च न्यायालय को टच नहीं कर सकता। तो उच्च न्यायालय चाहे प्रांत में संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई हो या चल रही हो, तो भी उच्च न्यायालय अपना पूरा काम अच्छी तरह से करता रहता है। उच्च न्यायालय बिल्कुल इंटैक्ट होता है, उसको कोई दूसरा टच नहीं कर सकता। और एक बात कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वे कार्यपालिका द्वारा कार्यपालिका के नियमों के अनुसार संचालित नहीं होते। और यह कि न्यायपालिका के कर्मचारी, अधिकारी, न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी नहीं होते, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यह है उच्च न्यायालय। जहां तक निष्कर्ष और स्थिति का प्रश्न है कि उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालयों ने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरह से किया है, विशेष करके कानून और संविधान के व्याख्या के संदर्भ में और मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में। और जैसा कि पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके प्रति हमारे मन में एक सम्मान का भाव है, यह सोच करके कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति को समुचित न्याय की प्राप्ति होती है। भले ही विलंब होता है, और विलंब में मिलने वाला न्याय कोई मतलब का नहीं रह जाता, ये ठीक है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रति हमारे मन में एक सम्मान का भाव है कि यहां से हमें निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति होगी। यह है उच्च न्यायालय। आपको धन्यवाद।